हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने पावर शेयरिंग देखा था। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो पहले जाके वो देखिए और उसके बाद इस चैप्टर को समझिए और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपके एग्जाम तक चलेगी, तो कोई भी वीडियो आप मिस मत करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बुक ओपन करके बैठिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा ना उसे मार्क कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद क्या है। देखिए, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ governments is referred to as federalism. Federalism is one of the major form of power sharing in modern democratics. देखिए, फेडरलिज्म मतलब संघवाद, और संघवाद में हम देखते हैं कि दो तरह की इसमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है, एक अपर लेवल में, एक लोअर लेवल में, ठीक है। और अपर लेवल में सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और लोअर में आता है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे भी एक आती है पंचायती राज या ब्लॉक समिति, ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और इसे बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। पावर शेयरिंग के अंदर हमने ये वर्टिकल डिवीजन देखी थी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन देखा था हमने। और फेडरलिज्म इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और ये एक पावर शेयरिंग का एक मुद्दा होता है और इस मुद्दे को हर देश अपनाता है और ये बहुत जरूरी भी है। फेडरलिज्म मतलब संघवाद, और संघवाद मतलब राज्यों का एक संघ जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, इंडिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाई, यानी कि इंडिया किस तरह के संघवाद में आता है और क्यों आता है। 2014 में पूछा गया है और 2016 में पूछा गया है। सो चलिए आंसर देखते हैं। इंडिया कम्स अंडर अ होल्डिंग टुगेदर टाइप फेडरलिज्म, यानी कि हमने क्या कर रखा है, होल्डिंग कर रखा है अदर स्टेट्स को, ठीक है, एक साथ। इन दिस टाइप ऑफ फेडरलिज्म अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि हमने उसे डिवाइड कर रखा है किस तरीके से, एक तो नेशनल गवर्नमेंट है और उसके अलावा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स भी है। फॉर एग्जांपल एक राज्य सरकार है और दूसरी केंद्र सरकार है। अगला देखते हैं, देयर इज वन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द अदर आर गवर्नमेंट इज एट द स्टेट लेवल, ठीक है। मैंने अभी वही बताई कि एक तो केंद्र सरकार होती है जो कि पूरे भारत को देख रही है, ठीक है, पूरे इंडिया को देख रही है, जैसे मोदी सरकार कह सकते हैं। और दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, जो अलग अलग राज्य अपने अपने खुद देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, ठीक है, बिहार में नीतीश कुमार, ये सारे जो हैं ये अपने स्टेट को संभालते हैं, ठीक है। सो ये दो तरह की गवर्नमेंट हम देखने को मिलते हैं हमें, और ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट जो होती है वो एंजॉय करती है अपने पावर को इंडिपेंडेंट पूरी तरह से। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल रखती है इन राज्य सरकार से। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेंट्रल पावर का काम ही होता है कि देश के अंदर सिक्योरिटी देखना, देश के हालातों को देखना, विदेशी देशों से अपने अच्छे रिश्ते बनाना, तो उनको पावरफुल होना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल पावर हैव बीन ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, अब जम्मू कश्मीर को पहले स्पेशल पावर दे रखी थी मगर अब नहीं दी हुई है, तो फिर भी आपके किताब में है, क्योंकि बुक आपकी पुरानी है तो आपको याद करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार में अगर हम जम्मू कश्मीर को देखें, जम्मू कश्मीर में ये उनकी खुद की एक पावर है और वो इंडिया के किसी भी स्टेट से ज़्यादा पावरफुल स्टेट है, ठीक है। वो भी इस समय जब आपकी किताब लिखी जा रही है, वरना अब वो स्टेट इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि 2019 के बाद आपका वो हट गया है, ठीक है, 370 धारा हट चुकी है, इसलिए वो पावरफुल नहीं है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है 2012, 2013, 2015 और 2017 में, और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। लिखा है, विच 5 प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 रियली स्ट्रेंथन द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि 1992 के बाद हमें 5 तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दिखते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो आपको वही लिखने। चलिए सो देखते हैं। फर्स्ट है, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि अब क्या होगा, 1992 के बाद आपको रेगुलर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद और ब्लॉक समिति जो होता है, इन सब के भी अब निरंतर क्या होते थे, चुनाव होने लगे थे, और ये कंपलसरी कर दिया था। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी कर दिया गया था। सेकंड पॉइंट है, सीट्स आर रिजर्व्ड इन इलेक्टेड बॉडीज फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि SC, ST और OBC के लिए अब सीट रिजर्व कर दी जाएगी ताकि वो भी अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ सकें और चुनाव जीत सकें, ठीक है।
एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस एंड सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि वुमेन के लिए 1/3 सीट होनी ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 100 सीट है तो उसमें से 33 से 34 सीटें किसके लिए होनी चाहिए, महिलाओं के लिए होनी चाहिए। ये 1992 के बाद 5 जो अमेंडमेंट आए हैं उनमें से एक था। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज क्रिएटेड टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी इलेक्शन। ठीक है, अब म्यूनसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन के लिए भी अब क्या बनाया गया, कमीशन बनाया गया, इलेक्शन कमीशन, और उसका काम था कि वो देखेगी अब से कि यहाँ पे चुनाव किस तरीके से कराया जाए और किन किन मतदाताओं को बुलाया। तो 5th पॉइंट है द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी बताया जाता है कि भैया अब आपको भी कुछ पावर देनी पड़ेगी लोकल गवर्नमेंट को और उनको कुछ रेवेन्यू भी देना पड़ेगा, वरना एक बात बताइए वो खर्चा कहाँ से चलाएंगे। ठीक है, जैसे गांव देहात की बात बता दो, वहाँ पे सरपंच होता है, मुखिया होता है। अब मुखिया अपनी जेब से तो पैसा देगा नहीं वहाँ पे सड़क बनवाने के या फिर कोई भी काम कराने के लिए, तो कार्य प्रशासन का काम है कि वो उन मुखिया को पैसे देगा ताकि वो अपने गांव में बेहतरी के लिए काम कर सके। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया, और ये 5 पॉइंट 1992 के बाद जो डेमोक्रेसी में हम देखते हैं अमेंडमेंट उसमें लाए गए थे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद के कोई 5 फीचर बताने हैं आपको। 2015 में आया हुआ और 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आंसर है फीचर ऑफ फेडरलिज्म। देखिए देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया कि फेडरलिज्म की खासियत क्या है कि उसमें 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट देखने को आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद पंचायती राज, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ये सब कुछ मिलते हैं देखने में। सेकंड पॉइंट है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन वेयर ईच लेवल हैज़ इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि हम देखते हैं कि डिफरेंट लेवल पे होने के बावजूद भी सेम सिटीजन पे इनका रूल होता है और रेवेन्यू भी सेम सिटीजन से ही देखने को मिलता है, और इसके अलावा टैक्स भी वही सिलेक्ट करते हैं कि किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री है वो CM है केजरीवाल। ठीक है, अब उनको कोई काम कराना तो उनके पास टैक्स जो जा रहा है वो भी हमारी तरफ से जा रहा है, और देश के लिए जो काम हो रहा है मोदी जी को करा रहे हैं वो भी टैक्स किससे ले रहे हैं, आम जनता से ले रहे हैं, 28 राज्यों के लोगों से ले रहे हैं। तो याद रखिएगा कि वो जो लोग होते हैं वो सेम होते हैं, बट वो अलग अलग गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती है, उनके लिए लेजिस्लेशन चला सकती है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न। हर अथॉरिटी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए अपना। जैसे सेंट्रल की अगर पावर है स्टेट के अंदर तो स्टेट की पावर सेंट्रल से कम नहीं होनी चाहिए, और पता होना चाहिए कि भाई कौन बेहतरी के लिए कितना काम कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अनलिटरली चेंज्ड, सच चेंजेस रिक्वायर द कॉन्सेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अचानक से कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट चाहिए किसी चेंजेस की तो दोनों लेवल के गवर्नमेंट को देख के ही करना पड़ेगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसानों के लिए एक बिल आया था, किसान बिल, उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों के मत के साथ ही उसको लाना चाहिए, वरना उससे मतभेद शुरू हो जाते हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल के बीच में। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर टू द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एम्पायर इन। का मतलब यह है कि जो हायर कोर्ट होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट 2 स्टेट के बीच के आंतरिक सुलह कराता है। अगर कोई मसला है किसी भी तरह का, फॉर एग्जांपल हरियाणा और दिल्ली में तो मसला रहता ही है कि कभी भी पानी के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए, तो उसको कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। और अगर सेंट्रल के साथ भी किसी स्टेट का हो प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी मसला हो तो उसको भी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही उसका फैसला करता है। ठीक है, यह है फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो रेवेन्यू का सोर्स होता है वो हर गवर्नमेंट के पास खुद की एक ऑटोनॉमी होती है कि उसे वो बढ़ा भी सकता है, उसे वो कम भी कर सकता है। सेवंथ पॉइंट है फेडरलिज्म सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव, यानी फेडरलिज्म सिस्टम में 2 उद्देश्य देखने को मिलते हैं, एक तो स्टेट लेवल का और दूसरा सेंट्रल लेवल का। ठीक है, वो उसे सेफ गार्ड भी कर सकता है, उसे प्रमोट भी कर सकता है, यूनिटी को प्रमोट कर सकता है, और अपने जगह पे अगर वो डाइवर्सिटी दिखाना चाहता है तो डाइवर्सिटी भी दिखा सकता है। तो ये 7th पॉइंट था, और इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। 5 पॉइंट बोले हैं, हमने 7 पॉइंट किए। ठीक है, कोई भी 5 पॉइंट आप लिख के आ जाना, छोटे छोटे जो भी आपको अच्छे लगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ। अब जो 5th क्वेश्चन है वो बहुत छोटा है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन बड़े बड़े किए हैं। तो आप भी बोले भैया कोई छोटा क्वेश्चन नहीं आता क्या पेपर में? तो देखिए ये 2014 और 2016 में आया, बहुत छोटा क्वेश्चन है। मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन इंडियन स्टेट
इज डन इन विच लैंग्वेज, यानी कि ज़्यादातर किस लैंग्वेज में इंडियन स्टेट में काम होता है ऑफिशियल वर्क। ठीक है, तो लिखा है आंसर, मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन इंडियन स्टेट इज डन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी कि जो स्टेट होता है वो खुद की एक लैंग्वेज लेकर चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम केरल में चले जाए तो वहाँ पे इंग्लिश या कन्नड़ वो उनकी चॉइस है, वो कन्नड़ में काम करना चाहते हैं या केरल में काम करना चाहते हैं। जैसे बिहार है, वो बिहार की रीजनल भाषा में काम करना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी या फिर हिंदी में, वो उनकी चॉइस है। यानी कि हर स्टेट की खुद की चॉइस है वो किस लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं। तो ये था इसका आंसर। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे प्रीवियस के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके वो देख लीजिए, फिर ये देखिए, ताकि आपको ये बेहतर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।